नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नीमरा सुंडा जी का जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 20 और इस लेक्चर नंबर 20 में हम क्या पढ़ेंगे। रोज की तरीके से हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन समझेंगे। 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं। आपको क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना है, समझना है, एनालाइज करना है। पहले खुद आंसर देना है, फिर बाद में मेरा एक्सप्लेनेशन कायदे से सुनना है, समझना है। अगर आपने आंसर सही दिया है तो कोई बात नहीं। अगर आपने गलत दिया है तो आप यहाँ से सीखिए कि आपका गलत कहाँ हो रहा है और उसको सुधारिए। जिससे आप एग्जाम में जब जाओ तो वहां पर आपको इस तरीके से गलती आप वहां पर ना करो। आप लोगों को मैं क्वेश्चन पूछना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएँगे और साथ में यहाँ पर जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा, उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में भी होगा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये दिया गया जो क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके मात्र ₹1000 का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरीके की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। इस पर संपर्क करके आप कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हो। इस कोर्स की सबसे खास बात क्या है कि इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, तो चाहे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो तमाम वैकेंसी आती है या स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है, जिसमें एग्रीकल्चर पूछा जाता है, खासकर जो एग्रीकल्चर वाले जो विद्यार्थी अलग-अलग स्टेट्स में एग्रीकल्चर की तैयारी जो करते हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप इसको कायदे से पढ़ लेते हो, तो आपको एग्रीकल्चर में इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपका एग्रीकल्चर तैयार करा दिया जाएगा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप से हमसे संपर्क ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है मैचिंग करने का। इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया है नंबर ऑफ ज़ोन्स। भारत को अलग-अलग जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, कुछ ने एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन में डिवाइड कर रखा है भारत को और कुछ ने एग्रो इकोलॉजिकल ज़ोन में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज़ेशन दिए गए हैं, ये इतने ऑर्गेनाइज़ेशन हैं और कुछ आपको दिए गए हैं ज़ोन्स जो कि भारत को डिवाइड करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसने भारत को 20 ज़ोन में बाँट रखा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन-कौन सा ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसने भारत को कितने-कितने भागों में डिवाइड कर रखा है या कितने भागों में भारत को विभाजित कर रखा है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है और उसको मैच करना है और मैच करके बाद फिर आपको इसका आंसर देना है। एक-एक करके मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन, जिसको पहले प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, लेकिन अब इसको नीति आयोग कहा जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि नीति आयोग ने भारत को या प्लानिंग कमीशन ने भारत को कुल कितने एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन में बाँट रखा है, इसको आपको ध्यान से समझना है कि यहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसको मैच करेंगे तो जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन ने भारत को लगभग-लगभग कितने में भारत को लगभग 15 एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन में बाँट रखा है। अगला है हमारा क्या है? अगला है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट एनएआरपी जो कि आईसीएआर के अंतर्गत आता है। इसने भारत को कितने एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन में बाँटा है? तो इसने जो भारत को बाँटा है वो टोटल 127 एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन में इसने भारत को बाँट रखा है। अगला हमारा क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग। ये क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग ने भारत को एग्रो इकोलॉजिकल ज़ोन में बाँटा है। कितने एग्रोलॉजिकल ज़ोन में बाँटा है आपको ये बताना है। तो इसने भारत को 20 एग्रो इकोलॉजिकल ज़ोन में बाँट रखा है। इसके अलावा आईसीआर ने भारत को कितने एग्रो इकोलॉजिकल ज़ोन में बाँटा है? तो भारत ने आईसीआर को 8 एग्रो इकोलॉजिकल ज़ोन में बाँट रखा है। ध्यान से समझना, जब पहली बार प्लानिंग कमीशन ने एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन में भारत को बाँटा था, तो 15 में बाँटा था। फिर बाद में आईसीआर ने और इसके अलावा नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट बोले तो एनएआरपी ने प्रॉपर तरीके से भारत में रिसर्च करने के लिए इसको 131 भागों में पहली बार बाँटा था। फिर बाद में यहाँ पर से कुछ भागों को हटा दिया गया और फिर अंत में हमको 127 भागों में देखने को मिलता है। तो लेटेस्ट में हमारे पास कितने हैं? 127 हैं जो कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च जो प्रोजेक्ट है, इसने भारत को बाँटा था। आईसीआर के अंतर्गत ये आता था, ये नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट और इसने पूरे भारत को 127 एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन में बाँटा था। तो हम देखेंगे हमारा ए जो है ये थर्ड पे जा रहा है, तो ए थर्ड पे इस पे जा रहा है और ए थर्ड इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है। हमारा ये वाला जो ऑप्शन है सी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। अगला है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट जो आईसीआर है,
इसने भारत को कितने क्लाइमेटिक ज़ोन में बाँटा है? इसने 4 में बाँटा, बोले तो 127 में बाँटा है, यानी कि बी है 4th पे जा रहा है। तो बी 4th पे इस पे जा रहा है, ये वाला गलत हो गया। बी 4th में जा रहा है, ये सही हो सकता है। आगे देखते हैं, अगला क्या है? एनबीएसएस, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग, यानी सी जो हमारा है, ये सी किस पे जा रहा है? सी फर्स्ट पे जा रहा है। तो ये वाला गलत हो गया, क्योंकि ये तो सी सेकंड पे जा रहा था। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन का क्या मतलब होता है? अभिकथन। और रीजन का क्या मतलब होता है? कारण। यहाँ पर आपको एक अभिकथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और अगर दोनों सही है तो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। इस तरीके से आपको ऑप्शन देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। इन ड्राई लैंड फार्मिंग ड्रेनेज फैसिलिटी में बी रिक्वायर्ड स्पेशली इन ब्लैक सॉइल। कह रहा है कि जब हम ड्राई लैंड फार्मिंग करते हैं तो उसमें हमको ड्रेनेज फैसिलिटी बनानी पड़ती है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, खासकर कहाँ पर? ब्लैक सॉइल में। तो ये बात जो कहा जा रहा है, ये बात हमारी बिल्कुल सही है। क्यों सही है, अभी आगे आपको समझाता हूँ। रीजन हमारा क्या कह रहा है कि लैंड ड्राई लैंड फार्मिंग अक्रॉस रिसीव रेनफॉल बिटवीन 750 मिलीमीटर एंड 1150 मिलीमीटर व्हिच कैन लीड टू वाटर लॉगिंग इन सॉइल विथ पुअर इन्फिल्ट्रेशन रेट लाइक वर्टिसॉल्स। ये भी बात हमारी बिल्कुल सही है। अब समझो ध्यान से कि क्या दिक्कत हो रही है। जब हम बात करते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग की, तो ड्राई लैंड फार्मिंग में जो एक साल में बरसात होती है वो कितनी होती है? ड्राई लैंड फार्मिंग में एक साल में जो बरसात होती है वो 750 से लेके 1150 मिलीमीटर तक होती है। इस रीजन में प्रॉब्लम क्या होती है? इस रीजन में प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर अगर हमारी ब्लैक सॉइल पाई जा रही है, तो ये जो ब्लैक सॉइल होती है, ये एक वर्टिसॉल सॉइल ऑर्डर के अंतर्गत आता है। ये सॉइल साइंस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। सॉइल साइंस का एक ऑर्डर होता है वर्टिसॉल। वर्टिसॉल जो सॉइल ऑर्डर होता है, इसी के अंदर हमारी ब्लैक सॉइल आती है। और ब्लैक सॉइल क्या करती है कि जब बहुत ढेर सारा पानी बरसता है, तो वो बहुत ढेर सारा जो पानी बरस रहा है, उसको इसके अंदर के जो मिट्टी के जो कण होते हैं, बोले तो जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, वो ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये क्ले पार्टिकल्स पानी को बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। और ये पानी को एब्ज़ॉर्ब करके जो काली मृदा होती है, ये फैल जाती है, मतलब फूल जाती है। और जब ये फूल जाती है, तो इसकी वजह से जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, वो बहुत धीरे-धीरे होता है। अब आप बताओ कि अगर आपके खेत में पानी भरा हुआ है, तो पानी अगर ज़मीन के अंदर सोख नहीं रहा है, जल्दी-जल्दी पानी ज़मीन से सोख नहीं रहा है, तो सीधा-सीधा होगा कि वाटर लॉगिंग की कंडीशन बन जाएगी, या तो फिर आपके खेत से पानी बह जाए। तो अगर इन्फिल्ट्रेशन को तो हम सही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पुअर इन्फिल्ट्रेशन है, वो क्ले की वजह से हो रहा है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है। तो हम क्या करेंगे, हम उस तरीके के जो खेत होते हैं, वहाँ पर ड्रेनेज फैसिलिटी बनाएँगे कि जैसे ही बरसात हो और ज़्यादा पानी हमारे खेतों में आए, तो वो क्या हो जाए, वो बह के बाहर चला जाए। तो इसी वजह से हमको ये चीज़ भी करनी ज़रूरी होती है। तो हमारा जो असर्शन है, ये भी सही है, और रीज़न है, ये भी सही है। और जो रीज़न है, ये असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? Arrange the following farming system in ascending order of their annual rainfall limit। कह रहा है कि यहाँ पर आपको एनुअल रेनफॉल लिमिट दी गई है। ये 3 आपको एनुअल रेनफॉल लिमिट दी गई है। और कह रहा है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको रखना है, इनके रेनफॉल के हिसाब से। तो इसको करते हैं, एक-एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ड्राई फार्मिंग की। तो ड्राई फार्मिंग ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर बरसात कितनी होती है? जहाँ पर लेस देन 750 मिलीमीटर के आसपास एक साल में बरसात होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ड्राई फार्मिंग बोलते हैं। इसके बाद फिर हमारा आता है ड्राई लैंड फार्मिंग। ऐसा एरिया जहाँ पर 750 मिलीमीटर से लेकर 1150 मिलीमीटर तक एक साल के अंदर बरसात होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग वाला एरियाज़। इसके अलावा हमारे पास होता है मोर देन 1050 मिलीमीटर, जहाँ पर एक साल के अंदर 1050 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बरसात होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेनफेड फार्मिंग वाला एरिया। यहाँ पर हम रेनफेड फार्मिंग करते हैं, यानी कि वर्षा आधारित खेती यहाँ पर हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि वर्षा के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन-सा है? ड्राई फार्मिंग है, 750 वाला। तो 750 या उससे कम वाला सबसे पहले आना चाहिए, तो ऑप्शन जो हमारा 2 है, इसमें जो दूसरा है, दूसरा सबसे पहले आना चाहिए। तो या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा।
अब दूसरे के बाद कौन सा आना चाहिए, दूसरे के बाद तीसरा आना चाहिए, तो दूसरे के बाद तीसरा आ गया, तो ये वाला सही हो गया, ये वाला गलत हो गया। तो अल्टीमेटली हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांसगैंगटिक प्लेन। ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भारत के प्लानिंग कमीशन ने भारत को जब 15 एग्रो इकोलॉजिकल एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा था, तो उसी में से एक ट्रांसगैंगटिक प्लेन जोन भी आता है। इस ट्रांसगैंगटिक प्लेन जोन के कौन कौन से करेक्टर होते हैं, यहाँ पर आपको 3 करेक्टर दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टर सही है। देखते हैं, एक एक करके इसका पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, इट इंक्लूड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड चंडीगढ़। ये बिल्कुल सही बात है। दिल्ली और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है और ये ट्रांसगैंगटिक प्लेन जोन के अंतर्गत आता है। ये बात हमारी बिल्कुल सही हो गई। क्यों सही होगी? कि भारत में जो टोटल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जो कि प्लानिंग कमीशन ने बनाए थे, उसमें कौन कौन से 15 जोन आते हैं। उसमें से जो ट्रांसगैंगटिक प्लेन जोन है 15 में से एक हमारा ये ट्रांसगैंगटिक प्लेन जोन भी है। अब इस 15 में इस ट्रांसगैंगटिक प्लेन जोन में कौन कौन से एरियाज आते हैं, आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। बाकी अगर आप लेक्चर देखना चाहोगे तो मेरा जो अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स है उसमें भी डिटेल में पढ़ाया है। बाकी जो हमारा एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर है यूट्यूब पर, वहां पर भी बहुत डिटेल में हमने क्वेश्चन को इसको समझाया है। यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, ट्रांसगैंगटिक प्लेन जोन। तो भारत में कौन सा एरिया है जो ट्रांसगैंगटिक प्लेन जोन में आता है, तो उसको जब हम देखते हैं तो कुछ भाग आता है पंजाब का। कहाँ का? कुछ भाग तो आता है पंजाब का, कुछ आता है हरियाणा का, कुछ आता है दिल्ली का, और कुछ आता है कहाँ का, चंडीगढ़ का। और इसके अलावा जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, जो गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दिल्ली और चंडीगढ़, तो दिल्ली और चंडीगढ़ ये दोनों के दोनों हमारे इसी ट्रांसगैंगटिक प्लेन जोन में आते हैं। बाकी पंजाब और हरियाणा जो है, ये भी ट्रांसगैंगटिक प्लेन जोन में आता है। तो ये गैंगटिक प्लेन जोन है, इसमें हमारा अपर गैंगटिक प्लेन जोन है, लोअर गैंगटिक प्लेन जोन है, मिडिल गैंगटिक प्लेन जोन है और ट्रांस गैंगटिक प्लेन जोन है। ये 15 में से तो 4 हमारे केवल यही गैंगटिक प्लेन जोन है, जो कि गंगा और यमुना के मैदानों के आसपास वाले रीजन होते हैं। ये चारों कैसे कैसे होते हैं मैंने कोर्स में बहुत डिटेल में समझाया है, तो आप वहां से देख के समझ सकते हो। बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पर बताना थोड़ा सा मुश्किल है, अदरवाइज बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, तो बहुत बच्चों को तो दिक्कत होती है। आगे बात करते हैं। इट कवर द गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, तो इसको भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि गंगानगर में पड़ता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाईएस्ट नेट सोन एरिया एंड हाईएस्ट ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। ध्यान से समझना, जो गंगा की सहायक नदियां हैं भारत में, जो गंगा और यमुना की जो दो नदियां हैं, ये गंगा सीधे सीधे अगर हम बात करें तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी की एक सहायक नदी है यमुना। और इसके अलावा तमाम सहायक नदियां हैं जो कि गंगा में आके मिलती हैं, और यमुना की भी ढेर सारी सहायक नदियां हैं। तो भारत में जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में ज्यादातर जो नदियां हैं वो या तो गंगा की सहायक नदियां हैं और या तो गंगा ही है, समझ रहे हो। तो ये जो गैंगटिक प्लेन जोन है, यहाँ पर क्योंकि पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए जो हाईएस्ट ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन है यहीं पर होता है। यहाँ पर ज्यादातर जो सिंचाई करी जाती है वो किससे करी जाती है, यहाँ पर सिंचाई करी जाती है नलकूप से, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड वाटर जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। अब आप बताओ, अगर आपके पास ग्राउंड वाटर ज्यादा है तो आप क्या करोगे, आप खरीफ रबी और जायद तीनों सीजन में आप आराम से खेती कर पाओगे। अब अगर तीनों सीजन में आराम से खेती कर पाओगे तो हमारा नेट सोन एरिया भी बढ़ेगा और क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी हमारी बढ़ेगी। तो नेट सोन एरिया और हमारा जो ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया है दोनों बढ़ता है। तो यहाँ पर ये बात भी हमारी सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर खेती बहुत अच्छे तरीके से करी जाती है। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि पंजाब जो है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये जो उसके अलावा पश्चिम बंगाल है, ये जो गंगा वाले जितने क्षेत्र हैं, चाहे वो मिडिल गैंगटिक प्लेन जोन हो, अपर गैंगटिक प्लेन जोन हो, या फिर लोअर गैंगटिक प्लेन जोन हो, या फिर ट्रांस गैंगटिक प्लेन जोन हो, यहाँ पर खेती बहुत अच्छे तरीके से करी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर की जो मिट्टी है, वो मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ भी है, लोमी मिट्टी है, दोमट मृदा होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। और इसके अलावा यहाँ पर सिंचाई के भी बहुत अच्छे साधन हैं, तो इसलिए यहाँ पर खेती बहुत अच्छे तरीके से करी जाती है। तो हमारा अगर बात करते हैं, तीनों के तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट सही हो रहे हैं, तो अगर तीनों करेक्टर सही हो रहे हैं तो ये किस में आएगा बोले तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, 1 2 एंड 3 दोनों तीनों सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग इन इंडिया
वाज इनिशिएटेड अंडर व्हिच 5 ईयर प्लान। कह रहा है कि भारत में जो एग्रो क्लाइमेटिक जो रीजनल प्लानिंग स्टार्ट हुआ था, एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग, ये कब स्टार्ट हुआ था? बोले तो प्लानिंग कमीशन की बात कर रहा है कि प्लानिंग कमीशन ने भारत को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कब बांटा था। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो प्लानिंग कमीशन ने, जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, इन्होंने 1988 में, 1988 वाला जो था, 1988 में कौन सा 5 ईयर प्लान था? उस समय पर हमारा जो चल रहा था वो 7th 5 ईयर प्लान चल रहा था। तो ये 7th 5 ईयर प्लान में भारत को एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया था, एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग के अंतर्गत। तो 7वां आएगा, तो 7वां किस में है? 7वां हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ फॉर्मूला करेक्टली रिप्रेजेंट द मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, जिसको MAI बोलते हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या कह रहा है? मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स बोल रहा है रेनफॉल एट 75% प्रोबेबिलिटी अपॉन पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। तो ये बात तो गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि जो रेनफॉल की प्रोबेबिलिटी 75% नहीं होती, 50% होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा केवल 50% ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ, इसको ध्यान से समझिए। इसको ध्यान से समझिए कि मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई एक हफ्ता है, ठीक, चाहे हम एक वीक की बात कर लें, और चाहे हम क्या बात कर लें, चाहे हम वीकली बात कर लें, और चाहे फिर हम एक मंथ की बात कर लेते हैं, कोई भी मंथ। अगर उस मंथ में हमारे पास 15 दिन ऐसे आते हैं जहां पर क्या हो रहा है, 15 दिन ऐसे हैं जहां पर रेनफॉल हो रहा है। समझना ध्यान से, 15 दिन तो रेनफॉल हो रहा है, हम यहाँ पर महीने वाली बात लेके चल रहे हैं। 15 दिन रेनफॉल हो रहा है, चाहे थोड़ी ही बरसात हो रही है, लेकिन 15 दिन बरसात हो रही है। और 15 दिन कैसा हो रहा है? यहाँ पर रेनफॉल नहीं हो रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो पूरा महीना गया, उस पूरे महीने में जो रेनफॉल की प्रोबेबिलिटी थी वो कितनी थी? 50% थी। 15 दिन बरसात हुआ और 15 दिन बरसात नहीं हुई। और पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन क्या होता है? पौधे के द्वारा, ये हमारा इतना बड़ा जो खेत है, इस इतने बड़े खेत के अंदर जितने भी हमारे पौधे हैं, और इसके अलावा हमारी जो जमीन बच रही है, ये पौधे जो हैं तो ये ट्रांसपिरेशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो पूरी जमीन बच रही है, यहाँ पर जो पानी है, ये क्या करेगा? ये भी भाप बनकर उड़ेगा। तो इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? जब हम ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन दोनों को जोड़ लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इवापोट्रांसपिरेशन बोलते हैं। पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन क्या होता है? पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन वह लिमिट होती है जब हमारे खेत से और हमारे पौधे से मैक्सिमम इवापोरेशन होता है। यानी कि ये मैक्सिमम इवापोट्रांसपिरेशन होने की कैपेसिटी होती है, यानी कि इससे ज्यादा इवापोट्रांसपिरेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसी की बात हो रही है कि अगर सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स हमको, सॉरी, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको उस महीने को चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लो अभी कोई कह दे कि हमारा जो सितंबर का महीना है, सितंबर के महीने में मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स कितना होता है, तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि सितंबर के महीने में रेनफॉल 50% प्रोबेबिलिटी में है कि नहीं। अगर है तब तो निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा। तो 50% प्रोबेबिलिटी में हमारे पास कितने ऐसे महीने थे? पूरे साल का अगर देखा जाए तो महीने में निकालेंगे, और वीक का अगर देखा जाए, महीने का देखा जाए तो वीक में निकालेंगे, और वीक का बोला जाए तो दिन में निकालेंगे। समझ रहे हो? तो ये जो मंथ वाला है इसमें हम क्या निकालेंगे? अगर साल भर में पूछे कि साल भर में सितंबर महीने में मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स कैसा है, तो हम ऐसे निकालेंगे कि 15 दिन बरसात हुई और 15 दिन नहीं हुई। तो इस तरीके से जब हम निकालेंगे तो हमारा समझ में आएगा कि मान लेते हैं 15 मिलीमीटर बरसात हुई 15 दिन के अंदर, और 15 दिन बरसात नहीं हुई, और पोटेंशियल इवापोरेटिव ट्रांसपिरेशन हमारा कितना हो गया? मान लेते हैं 5 हो गया। तब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स। समझ गए यहाँ तक बात? बाकी डिटेल में आपको कहाँ समझ में आएगा, मैंने वहां पर बताया है। आगे बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज क्लासिफाइज एज ए सीवियर ड्रॉट। ध्यान से समझना, जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, उसने भारत में सीवियर जो ड्रॉट की कंडीशन है उसको डिफाइन किया हुआ है कि हम कब नॉर्मल ड्रॉट बोलेंगे और कब सीवियर ड्रॉट बोलेंगे। तो यहाँ पर हम ध्यान से समझ लेते हैं कि सीवियर ड्रॉट क्या होता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ऑप्शन देखते हैं कि रेनफॉल डिफिशियंसी इज बिटवीन 26 टू 50% ऑफ नॉर्मल। अगर 26 से लेके 50% के आसपास हमको डिफिशियंसी मिल रही है तो इसको हम सीवियर ड्रॉट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। एनुअल रेनफॉल लेस देन 75%, तो ये भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा।
अगला जो हमारा है वो रेनफॉल डिफिशियंसी इज अबव 50% ऑफ द नॉर्म, नॉर्मल का 50% डिफिशियंसी होती है तो हम इसको सीवियर ड्रॉट बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा और इधर वाला हमारा गलत हो गया। अब इसको ध्यान से समझते हैं कि ड्रॉट और नॉर्मल ड्रॉट और सीवियर ड्रॉट क्या होता है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि हमारा जो नॉर्मल ड्रॉट होता है, नॉर्मल ड्रॉट, नॉर्मल ड्रॉट कहते हैं और इसी नॉर्मल ड्रॉट को हम क्या बोलते हैं, इसी नॉर्मल ड्रॉट को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम जनरल ड्रॉट भी कहते हैं। अब ये जो नॉर्मल ड्रॉट या जनरल ड्रॉट होता है ये क्या होता है, मान लेते हैं हमारा कोई एरिया है, वहां पर 100 mm पानी बरसना था। ध्यान से समझना, 100 mm पानी बरसना था, लेकिन वहां पर 100 mm पानी नहीं बरसा, कितना बरसा, मात्र 75 मिलीमीटर पानी बरसा। तो हम क्या बोलेंगे कि नॉर्मल का 75% बरसात हो रही है। चाहे ये बोल देंगे कि क्या, नॉर्मल का केवल 75% बरसात हो रही है, और या हम इसको दूसरी तरीके से बोलेंगे कि नॉर्मल से 25% कम बरसात हो रही है। या तो क्या बोलेंगे, 25% कम बरसात बोलेंगे, और या हम क्या बोलेंगे, या हम बोलेंगे 75 मिलीमीटर बरसात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा लेस देन कितना, लेस देन 75%, 75% ऑफ नॉर्मल रेनफॉल, नॉर्मल रेनफॉल। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, 75% अगर रेनफॉल हो रही है, नॉर्मल का केवल 75%, तो 75 मिलीमीटर बरसात हो रही है इस कंडीशन में। और अगर कोई पूछ ले डिफिशियंसी, तो कहोगे आप क्या कि 75% डिफिशियंसी अगेंस्ट नॉर्मल रेनफॉल। क्या बोलोगे इसको, इसी चीज को हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं लेस देन 25, लेस देन 25, सॉरी इसको मोर देन कहेंगे, मोर देन बोलेंगे, मोर, जस्ट अ सेकेंड, इसको लेस देन बोलेंगे और इसको मोर देन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको मोर देन 25% ऑफ डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ, मोर देन 25% डेफिशिएंसी अगेंस्ट नॉर्मल रेनफॉल, नॉर्मल रेनफॉल। अब इसको ध्यान से समझो, जैसे मैंने बताया कि 100 मिलीमीटर जहां पर बरसात हो रही थी वहां पर 75 मिलीमीटर बरसात हुई, तो हम क्या बोलेंगे, या तो हम ये बोल देंगे कि 75% बरसात हुई है, और या तो ये बोल देंगे कि 25% बरसात कम हुई है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा जा रहा है, तो इस कंडीशन को तो हम बोलते हैं नॉर्मल ड्रॉट। अगला क्या होता है हमारा, अगला होता है हमारा सीवियर ड्रॉट। सीवियर ड्रॉट क्या होता है, सीवियर ड्रॉट को एक बार समझ लेते हैं। सीवियर ड्रॉट जो हमारा होता है वो कब होता है, सीवियर ड्रॉट होता है जब हमारे पास जो रेनफॉल की डिफिशियंसी है वो कितनी हो जाए, वो हो जाए मोर देन 50%, मोर देन 50% ऑफ द नॉर्मल, ऑफ द नॉर्मल। अब इसको समझना, सीवियर ड्रॉट कब बोलेंगे, इसको एग्जांपल से समझ लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कोई एक ऐसा एरिया है जहां पर 100 मिलीमीटर बरसात हो रही थी। अगर यहाँ पर 100 मिलीमीटर बरसात ना होके कितनी बरसात हो जाए, मान लेते हैं केवल यहाँ पर 45 मिलीमीटर बरसात हो रही है। तो 100 मिलीमीटर बरसात नहीं हुई, केवल 45 मिलीमीटर हुई, तो हम क्या बोलेंगे कि 50% से ज्यादा बरसात, 50% से ज्यादा कम बरसात हुई है। समझ रहे हो मतलब, मोर देन, मोर देन 50% डिफिशियंसी पाई जा रही है। अरे 45% हो गया तो कितनी की कमी है, 55% की कमी हो रही है ना, नॉर्मल से 55% की कमी हो रही है। तो चाहे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल का केवल 45% बरसात हो रही है, और चाहे हम बोल दें कि नॉर्मल से 55% कम बरसात हो रही है, ये दोनों बात एक ही होती है। दोनों बातों में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आप भी अभी कंफ्यूज हो रहे हो तो सोचो, ध्यान से रोक के सोच लो। अरे यार ऐसे समझो कि ये एक गिलास है, इस गिलास के अंदर आधा पानी भरा हुआ है और आधा खाली है। तो कोई बोल रहा है कि आधा खाली है और कोई बोल रहा है आधा भरा है, तो वही बात बोला जा रहा है। ये क्या है, ये कह रहा है कि 45% बरसात हुई है, और दूसरा बोल रहा है कि 55% से 55% कम बरसात हुई है। तो यही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है। तो डिफिशियंसी यहाँ पर 50 से ऊपर है, तो डिफिशियंसी 50 से ऊपर है, कितना है, 55 है, अब जा रहा है ना। तो ये किस में हो जाएगा, सीवियर ड्रॉट में हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कंपेयर द कॉन्स्टेंट्स फेस्ड इन, कंपेयर द कांस्टेंट फेस इन ड्राई लैंड फार्मिंग वर्सेस रेनफेड फार्मिंग, कह रहा है
कि ड्राई लैंड फार्मिंग और रेन फेड फार्मिंग जो होती है, वहाँ पर कौन-कौन सी बाधाएँ आती हैं, उसकी यहाँ पर तुलना करी गई है। पहला क्या कह रहा है कि ड्राई लैंड जो एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पर वाटर इरोजन केवल होता है। ये बात हमारी गलत हो जाएगी। तो आगे अगर ये गलत हो गई तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है? अगला हमारा कह रहा है कि ड्राई लैंड जो होता है, ड्राई लैंड में वाटर इरोजन विंड इरोजन होता है और वाटर इरोजन होता है। तो ये बात हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। और रेन फेड में हमारा क्या होता है? वाटर इरोजन होता है। ये भी बात सही होगी तो अल्टीमेटली हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा ड्राई लैंड में सैलिनिटी और रेन फेड में अल्कलिनिटी, ये कोई बात ही नहीं है। ड्राई लैंड में फ्रॉस्ट, ये तो हो ही नहीं सकता, और रेनफॉल में हीट वेव, ये भी नहीं होगा। जहाँ रेन फेड में वेव हीट वेव, ये भी नहीं होगा। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम ड्राई लैंड फार्मिंग वाला एरिया देखते हैं और रेन फेड फार्मिंग वाला एरिया देखते हैं, तो ये जो दोनों एरिया होते हैं, यहाँ पर जो इरोजन होता है वो किस तरीके से होता है, यहीं पर आपको बात कही जा रही है। तो ध्यान से समझना, जब हम ड्राई लैंड फार्मिंग करते हैं तो जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई लैंड फार्मिंग, शुष्क भूमि, यानी कि यहाँ पर पानी कम पाया जा रहा है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर पानी कम पाया जा रहा है, तो अगर पानी कम पाया जाएगा तो क्या होगा? पानी कम पाया जाएगा तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होगा। बहुत ज़्यादा वेजिटेशन का मतलब वहाँ पर झाड़ियाँ और घास-फूस ज़्यादा नहीं होंगे। वहाँ पर आपको ऐसी ज़मीन दिखेगी जहाँ पर कोई घास-फूस नहीं है, बिल्कुल सूखा-सूखा सा दिखेगा। तो अगर मिट्टी में कुछ भी घास-फूस नहीं रहेगा, तो अगर हवा चलेगी तो क्या होगा? मिट्टी उड़ेगी। तो विंड इरोजन आपको देखने को मिल रहा है। पहली बात तो ये हो गया कि क्या? अगर घास-फूस नहीं रहेगा, क्योंकि घास-फूस क्या करता है? घास-फूस मिट्टी को कवर किए रहता है, तो इससे इरोजन नहीं होता। हवा के द्वारा जो मिट्टी उड़ती है, वो नहीं उड़ता है। आप सोचो कि रेत है, आप बिल्कुल रेगिस्तान में हो, वहाँ पर केवल रेत-रेत पाया जा रहा है। वहाँ पर ना कोई झाड़ी है, ना कोई घास है, ना कोई वेजिटेशन, आपको हरा-भरा कुछ नहीं दिख रहा है। अगर बिल्कुल ऐसी ज़मीन हमारी पड़ी हुई है, तो अगर आँधी चलेगी या हवा चलेगी तेज़ी से, तो क्या करेगी? वो मिट्टी को उड़ाएगी, तो विंड इरोजन होगा। इसके अलावा जैसे बरसात होगी, तो क्योंकि जब बरसात होता है तो पानी थोड़ा बहुत तो रेनफॉल की वजह से बहेगा, रन ऑफ थोड़ा होगा। अब अगर थोड़ा-सा रन ऑफ हो रहा है, यानी कि पानी जो बह रहा है, अगर पानी बहेगा, तो पानी बहते हुए पानी जो होता है, वो मिट्टी को भी बहा के ले जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि वेजिटेशन भी नहीं है। जब वेजिटेशन होता है तो क्या करता है, वो पानी के बहाव को रोकता है, और पानी के बहाव को भी रोकता है और साथ में वाटर इरोजन को भी रोकता है। तो यहाँ पर क्योंकि वेजिटेशन है ही नहीं, तो वाटर इरोजन भी होगा। तो जब पानी बरसेगा तो पानी के साथ मिट्टी बह जाएगी, और जब पानी नहीं बरसेगा, हवा चलेगी, तो हवा के साथ मिट्टी बह जाएगी, उड़ जाएगी। तो इसीलिए विंड इरोजन और वाटर इरोजन दोनों देखने को मिलता है आपको ड्राई लैंड में। लेकिन वहीं जो हमारा रेन फेड होता है, यहाँ पर अब बात करते हैं। रेन फेड जो होता है, यहाँ पर आपको विंड इरोजन ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि रेन फेड एरियाज़ जो होते हैं वो हरे-भरे होते हैं। वहाँ पर ढेर सारे घास-फूस और ऐसे सब जमे हुए रहते हैं। ढेर सारी झाड़ियाँ होती हैं। अल्टीमेटली हमारा बात करते हैं तो हमारी जो मिट्टी होती है वो ढकी रहती है। किसी न किसी तरीके से हरियाली से वो ढकी रहती है। तो अगर हरियाली से ढकी रहेगी तो हवा चलेगा, तो मिट्टी क्योंकि ढकी हुई है तो मिट्टी उड़ेगी नहीं। तो क्या हो जाएगा? विंड इरोजन उसमें बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन वाटर इरोजन यानी कि जल अपरदन, तो जो जलीय अपरदन होता है ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेनफेड एरियाज़ हैं तो यहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है। अब रेनफेड जो एरियाज़ हैं, यहाँ अगर बरसात ज़्यादा होगी तो सीधी-सीधी बात है कि बरसात होगा तो बरसात का पानी बहेगा, और जब बरसात का पानी बहेगा तो क्या होगा? बरसात का पानी ज़्यादा बहेगा तो वाटर इरोजन करेगा, समझ गए? तो इसीलिए जो रेनफेड एरियाज़ होता है, वहाँ पर वाटर इरोजन केवल होता है, और जो हमारा ड्राई लैंड एरियाज़ होता है, वहाँ पर विंड इरोजन और वाटर इरोजन आपको दोनों देखने को मिलता है। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रोइंग सीज़न इन ड्राई लैंड फार्मिंग रीजन? कह रहा है कि हमारा जो ड्राई लैंड फार्मिंग रीजन होता है, वहाँ पर ग्रोइंग सीज़न कितना होता है? ग्रोइंग सीज़न का मतलब सबसे पहले आप समझ लो, ग्रोइंग सीज़न एक ऐसा टाइम होता है, जहाँ पर हमारी फसलें आसानी से ग्रो हो सकती हैं, ठीक? यानी कि ऐसा समय, ऐसा टाइम या दिनों की संख्या, ऐसे लिखेंगे, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या जब जब हमारी फसलों को फसलों को फसलों के वृद्धि और विकास में, ग्रोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उपयुक्त
उपयुक्त सॉयल मॉइस्चर उपलब्ध होता है, तब हम क्या कहते हैं उसको? ग्रोइंग सीजन बोलते हैं। हमारे पौधे को जितना इवापोट्रांसपिरेशन करना है, हमारे पौधे को जितने पानी की आवश्यकता है, मिट्टी में उतना पानी उपलब्ध है। ठीक, जैसे मान लेते हैं 1 साल है। 1 साल में टोटल 365 दिन होते हैं। इस 365 दिन के अंदर हमारे पास केवल और केवल 75 दिन ऐसे हैं, जहाँ पर हमारी मिट्टी के अंदर इतना मॉइस्चर उपलब्ध है कि वो पौधों की पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको ग्रोइंग सीजन बोलते हैं। समझ गए? इसको एक तरीके से और बोला जाता है कि जो पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन होता है, उसका 50% अगर रेनफॉल हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रोइंग पीरियड। अब अगर 75 दिन केवल हमारी मिट्टी के अंदर इतना मॉइस्चर है कि हमारी फसल ग्रो हो सकती है, तो आप बताओ कि यहाँ पर क्या 100 दिन वाली आप फसल ग्रो कर पाओगे? नहीं ग्रो कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर 75 दिन ही हमारे पास सॉइल के अंदर मॉइस्चर उपलब्ध है, तो इसके बाद तो सूख जाएगी हमारी फसल। तो 75 दिन की हमारा अगर ग्रोइंग पीरियड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन की हम फसल ग्रो कर पाएँगे। क्यों? 75 दिन बाद अगर मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, तो 15 दिन हमारी फसल धीरे-धीरे सूखते-सूखते तब सूखेगी। तो इस वजह से हम केवल वहाँ पर एक ही फसल उगा पाते हैं। तो ये जो ड्राई लैंड फार्मिंग होता है, ड्राई लैंड फार्मिंग में जो हमारा ग्रोइंग पीरियड होता है, वो कितने दिन का होता है? ड्राई लैंड फार्मिंग में जो हमारा ग्रोइंग पीरियड होता है, वो कितना होता है? वो होता है हमारा लेस देन 200 दिन। ठीक? ध्यान से समझना। जो हमारा ड्राई फार्मिंग होता है, ध्यान से समझना, क्या बोल रहा हूँ मैं? ड्राई ड्राई जो हमारा ड्राई फार्मिंग होता है, ड्राई फार्मिंग में कितना होता है? 75 दिन से कम होती है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर हम मोनोक्रॉपिंग करते हैं। मोनो मोनोक्रॉपिंग करते हैं, यानी कि हम साल भर में केवल एक फसल लगा पाते हैं, और वो भी कौन-सी? शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल। शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। कौन-सी क्रॉप? जैसे हमारे पास कौन-सी है? जैसे हमारे पास है मूंग बीन, ग्रीन मूंग बीन हो गया। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? इसके बाद हमारा होता है उड़द बीन। उड़द, बीन, इसके अलावा काउपी होता है। ये सभी जो फसलें होती हैं, ये बहुत जल्दी-जल्दी तैयार होती हैं। तो इसलिए हम केवल इन्हीं फसलों को उगा सकते हैं, कहाँ पर? हम ड्राई फार्मिंग में। अगला हम देख लेते हैं 200 दिन। ये 200 दिन जो होता है, यहाँ पर हम इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग बोले तो एक साथ हम 2 फसलें भी उगा सकते हैं, और इसके अलावा हम यहाँ पर डुअल क्रॉपिंग भी करते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? डुअल डुअल क्रॉपिंग। डुअल क्रॉपिंग करने का मतलब साल भर में हम यहाँ पर 2 फसल ग्रो कर सकते हैं, एक खरीफ में और एक रबी में। कब? खरीफ में भी और रबी में भी। 2 फसलें हम यहाँ लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक फसल हमारी 90 दिन में तैयार हो रही है, तो 9 दूनी 18, हमारे पास लगभग-लगभग 200 दिन का टाइम है, तो वहाँ पर हम लगभग 2 फसलें उगा सकते हैं। समझ रहे? ऐसा नहीं है कि हम प्रॉपर तरीके से 2 फसलें उगा लेंगे। छोटे-छोटे ड्यूरेशन की हम 2 फसल यहाँ पर उगा सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है ड्राई लैंड फॉर्म। क्या होता है? ड्राई लैंड फार्मिंग। यहाँ तक बात समझ में आई? आगे हम क्या बात करते हैं? आगे हम बात करते हैं रेन फेड फार्मिंग की। रेन फेड जो हमारा फार्मिंग होता है, वहाँ पर 200 दिन से ज़्यादा होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेन फेड फार्मिंग। क्या होता है ये? ये रेन फेड फार्मिंग होता है। यहाँ पर हम लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन की कोई भी फसल उगा सकते हैं। क्रॉप रोटेशन यहाँ पर हम लगा सकते हैं, और 1 साल के अंदर हम 2 से ज़्यादा फसलें यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। समझ गए? तो ये 3 तरीके की हमारी अ, जो ग्रोइंग सीज़न होता है, वो इस तरीके का होता है ग्रोइंग सीज़न। समझ गए? अगर हमारे पास 75 दिन से कम का ग्रोइंग सीज़न है, तो इस कंडीशन में हम ज़्यादातर क्या करते हैं? इस कंडीशन में हम ज़्यादातर खरीफ सीज़न की फसल उगा सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम खरीफ और रबी दोनों फसल में उगा सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें जो रबी उगाएँगे, वो रबी में हमको ये ध्यान रखना होगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल हम केवल रबी सीज़न में उगा सकते हैं। इसमें जब हम बात करते हैं, तो इसमें हम खरीफ की भी कर सकते हैं, रेनफेड में। खरीफ भी है और रबी भी है, और इसके अलावा जो जायद होता है, ये भी हम उगा सकते हैं। समझ गए? तो इस तरीके से हमारा खेती किया जा सकता है ग्रोइंग सीज़न के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे-ऐसे दिन होते हैं,
जिनमें मिट्टी के अंदर इतना मॉइस्चर होता है कि ये हमारे पौधों की रिक्वायरमेंट को आराम से पूरा कर सकता है। आगे देखते हैं, हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है सही है कि गलत है। देखते हैं, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन जो होता है वो क्या करता है, डिटरमाइंड बाई सुपरिम्पोजिंग लैंडफॉर्म। कह रहा है कि जब हम एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में प्लानिंग करते हैं तो उसमें हम कौन-कौन सी चीज़ों को देखते हैं। एक तो लैंड फॉर्म देखते हैं, सॉइल का टाइप देखते हैं और सॉइल कंडीशन देखते हैं और एग्रो क्लाइमेटिक रीजन देखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जब हम एग्रो इकोलॉजिकल ज़ोन में भारत को बाँटते हैं, तो जो हम बाँट रहे हैं भारत को एग्रो इकोलॉजिकल ज़ोन में, चाहे हम 20 भागों में बाँट रहे हों, चाहे 8 भागों में बाँट रहे हों, ये अलग-अलग होता है। तो जब हम इसको बाँट रहे होते हैं, जैसे आईसीआर ने 8 में बाँटा है और जो हमारा सॉइल सर्वे और लैंड यूज़ प्लानिंग है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग, उसने 20 भागों में बाँटा है। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में इसको समझाया है डिटेल में। अब इसमें ध्यान से समझना कि ये जो 20 भाग या 18 भाग को 18 भाग में इसको बाँटा जाता है, तो उस समय दिमाग में कौन-कौन सी चीज़ें लेके चले जाती हैं। तो उस समय दिमाग में लेके चली जाती हैं कि वहाँ का जो लैंड का फॉर्म है, वहाँ पर जो भूमि का प्रकार है, वो कैसा है, वहाँ की मिट्टी का प्रकार कैसा है और वहाँ की सॉइल की कंडीशन कैसी है, वहाँ का एग्रो क्लाइमेटिक रीजन कैसा है, बरसात कैसी हो रही है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ग्रोइंग सीजन कैसा है, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर ध्यान से देख के अगर उनके अंदर एक समानता पाई जा रही है, जैसे मान लेते हैं इतना बड़ा रीजन है, इतने बड़े रीजन की मिट्टी भी एक जैसी है, लैंड फॉर्म भी एक जैसा है, सॉइल की कंडीशन भी एक जैसी है और इसके अलावा एग्रो क्लाइमेटिक जो रीजन है, एग्रो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है, वो भी एक जैसा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक एक ज़ोन में रख देंगे। दूसरा के अंदर अगर थोड़ा-सा परिवर्तन है, तो हमको उसको दूसरे में रख देंगे, तीसरे को अलग रख देंगे। इस तरीके से हम इस पैरामीटर को ध्यान में रखते हैं। जो चीज़ें हमको समान मिलेंगी, उसको एक ही रीजन में हम रखते हैं। समझ गए? तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग, ये दोनों एक ही में रहेगा। बहुत बच्चे सोचते हैं लैंड यूज़ प्लानिंग अलग है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे अलग है। ये दोनों एक ही है। इसको ऐसे लिखते हैं NBSSLUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग। ये एंड लगा के ऐसा नहीं है कि दोनों अलग-अलग डिपार्टमेंट हो गए। दोनों अलग-अलग जगह, दोनों अलग-अलग हमारा ये ऑर्गनाइज़ेशन नहीं है, एक ही ऑर्गनाइज़ेशन है। इसको ध्यान से समझना। इसने डिवाइड कर रखा है भारत को टोटल 20 एग्रो इकोलॉजिकल ज़ोन में। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि इसने 20 में बाँट रखा है और आईसीएआर जो है, आईसीएआर ने टोटल कितने एग्रो इकोलॉजिकल ज़ोन में बाँट रखा है? 8 एग्रो इकोलॉजिकल ज़ोन में बाँट रखा है। समझ गए यहाँ तक बात? बाकी एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन में आईसीआर ने कितने में बाँट रखा है? एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन में जब हम बात करते हैं तो आईसीआर ने 127 में बाँट रखा है। प्लानिंग कमीशन ने 15 में बाँट रखा है। ये चीज़ मैं बार-बार बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में, इस लेक्चर में, क्योंकि ऐसे में बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि किसमें कौन होगा। मैं एक बार रिवाइज़ करता हूँ। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग ने भारत को 20 भागों में बाँट रखा है। आईसीआर ने भारत को 8 भागों में बाँट रखा है एग्रो इकोलॉजिकल ज़ोन में, और इसने भी एग्रो इकोलॉजिकल ज़ोन में ही बाँट रखा है। इसके अलावा जो एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन है, उसमें आईसीआर ने कितने में बाँटा है? इसने बाँटा है नेशनल ब्यूरो ऑफ इसको क्या कहते हैं, आईसीआर ने एग्रो जो क्लाइमेटिक ज़ोन है, वो 127 एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन में आईसीआर ने बाँटा है। 15 में किसने बाँटा है? प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग ने बाँटा है, 15 भागों में। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो हमारा स्टेटमेंट पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो अगर दोनों सही है, तो इस स्थिति में हमारा कौन-सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? व्हिच रीजन इज़ सजेस्टेड फॉर द अल्टरनेट लैंड यूज़ सिस्टम टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर। कह रहा है कि ऐसा कौन सा रीजन है जो कि ये सजेस्ट करता है कि हमारे पास जो लैंड है उसको अल्टरनेट तरीके से हम यूज करें, जिससे कि क्रॉप जो फेलियर है उसके रिस्क को हम कम कर सकें। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, रेनफेड फार्मिंग, ट्रांसगैंगेटिक प्लेन, ड्राई फार्मिंग एरियाज या फिर हमारा कोस्टल जोन। अब इसको ध्यान से समझना। हमारे पास जो ये ड्राई फार्मिंग वाला रीजन है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये सही क्यों हो जाएगा, मैं आपको इसको बताता हूँ। यहाँ पर जो हमारा ड्राई फार्मिंग होता है, यहाँ पर लेस देन 750 मिलीमीटर एक साल में बरसात होती है। हमारे पास जो ग्रोइंग सीजन होता है, वो 75 दिन से क्या होता है, लेस देन 75 डेज़ होता है। अब आप ध्यान से समझना कि यहाँ पर जो फसल खराब होने की संभावना होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कई बार बरसात होती है, बहुत देर में होती है, मानसून लेट से आता है। कई बार क्या होता है, मानसून एक बार आएगा, 2-4 दिन बरसेगा, उसके बाद 1 महीने तक बरसात ही नहीं होगी।
तो एक बार जो बरसात हुई उसमें हमने फसल तो लगा दिया, लेकिन फिर बाद में जब वो 10-15 दिन 20 दिन लगातार बरसात नहीं हुई, तो हमने जो फसल लगाई थी वो 15-20 दिन के अंदर सूख के खराब हो जाती। तो इस कंडीशन में हमारी ढेर सारी फसलें नुकसान होने की संभावना बढ़ी रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई एक किसान है, उस किसान के पास ढेर सारी ज़मीन है, मान लेते हैं उसके पास 5 हेक्टेयर ज़मीन है, तो उस किसान को क्या करना चाहिए कि अपने खेत में खेती करते-करते भी उसको क्या करना चाहिए, जहाँ पर हम फसल लगा रहे हैं, फसल के साथ-साथ हमको एग्रो फ़ॉरेस्ट्री भी करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? एग्रो फ़ॉरेस्ट्री भी करनी चाहिए। और एग्रो फ़ॉरेस्ट्री का कहने का क्या मतलब होता है? हमको अपनी एग्रोनॉमी वाली क्रॉप भी लगानी चाहिए और उसी खेत में हमको ट्री भी लगानी चाहिए। समझ रहे हो? हमको साथ में ट्री भी, जैसे मान लेते हैं ये हमारा खेत है, इस खेत में हमने क्या कर दिया, फसल लगा दी और फसल लगाने के साथ-साथ हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐसे बीच-बीच में हमने क्या कर दिया, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर हमने बीच-बीच में क्या कर दिया, इस तरीके से हमने यहाँ पर पेड़ लगा दिए। ये हमारा खेत है और इस खेत में हमने ऐसे-ऐसे पेड़ लगा दिए। ठीक? ये तो हमारे ग्रीन-ग्रीन कलर के पेड़ हो गए। इसके अलावा हमारे पास ये जो रेड है, इस रेड में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने क्रॉप लगा दी। ये क्रॉप भी लगा दिया। अब अगर हमारी क्रॉप फेल हो जाए, जैसे मान लो हमारे पास पानी कम बरसा या कई बार ऐसा होता है उस सीज़न में बरसात ही नहीं होती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमारी क्रॉप फेल हो गई, तो हमने जो फसल ग्रो कर रखी है, यानी कि जो हमने पौधा ग्रो कर रखा है, ये 5-6 साल में कुछ तो हमें दे जाएगा। तो इसीलिए इस तरीके से हम खेती करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट लैंड यूज़ सिस्टम। यानी कि जो हमारे पास ज़मीन है, उसको हम अल्टरनेट तरीके से, अलग-अलग तरीके से यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि इसमें हम केवल खेती करेंगे। अगर बरसात हो गई तो फसल मिल गई, अदरवाइज़ खराब हो गया। और इसमें भी जो हम खेती कर रहे हैं, वो केवल एक ही सीज़न में तो हम खेती कर पाएँगे, केवल खरीफ सीज़न में। और रबी सीज़न जो हमारा बचेगा, वहाँ पर तो हम खेती कर नहीं पाएँगे। इसीलिए कहा जाता है कि हमको हमारा जो खेत है, उसको अल्टरनेट लैंड यूज़ सिस्टम से इसमें खेती करनी चाहिए, इसको यूज़ करना चाहिए। चाहे हम क्या कर सकते हैं, एग्रो फ़ॉरेस्ट्री कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम पशुपालन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पशुपालन कर सकते हैं। खेती भी करो, कृषि भी करो और कृषि के साथ-साथ पशुपालन भी करो। इसके अलावा क्या कर सकते हो? कृषि कर सकते हो, पशुपालन भी कर सकते हो और इसके अलावा आप पेड़ भी लगा सकते हो। कौन-सा पेड़? जैसे हमारे पास सागौन है, शीशम है, बबूल है, साल है, महोगनी है, इस तरीके से तमाम पौधे होते हैं, जिनको हम लगा सकते हैं। पॉपुलर है, यूकेलिप्टस होता है। इस तरीके के हम पौधे लगा सकते हैं। तो हमारी जो ज़मीन है, अगर उसमें फसल नहीं ग्रो हो पा रही है, तो हम इन सभी चीज़ों से एक कुछ तो इनकम अपनी हम जनरेट कर ही सकते हैं। नहीं तो खरीफ सीज़न हमारा बर्बाद हो गया, रबी सीज़न वैसे ही हम खेती नहीं कर पाते रबी और जायद में, तो हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर पेड़ लगा रहेगा या पशुपालन हमने कर रखा होगा, तो हम कुछ न कुछ अपने खेतों से इनकम जनरेट करते रहेंगे हर सीज़न में। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। Approximately what percentage of rainfall is lost through evaporation in agricultural land necessitating moisture conservation? कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट जो बरसात होती है, उस बरसात का कितना परसेंट लगभग-लगभग वो भाप बनकर उड़ जाता है। इसको ध्यान से समझते हैं। हमारा ऐसा एरिया जहाँ पर रेनफॉल होती है, तो उस रेनफॉल का ध्यान से समझना, पूरे भारत में जितना भी रेनफॉल होता है, उस रेनफॉल में जो सॉइल का मॉइस्चर होता है, जैसे ध्यान से समझना, हमारे पास जो बरसात होती है, उस बरसात का एक बहुत ज़्यादा भाग जो होता है, वो क्या हो जाता है, वो रन ऑफ के द्वारा, रन ऑफ यानी कि क्या हो जाता है, बह जाता है। ये क्या हो जाता है, जल जो होता है, जल बहाव की वजह से ये बह जाता है। ज़्यादातर भाग किसमें चला गया, बह गया, रन ऑफ हो गया। इसके अलावा कुछ परकोलेशन के द्वारा नीचे चला जाता है। बात किसकी हो रही है, सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर कंजर्वेशन हो रहा है, यानी कि जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर है, सॉइल के अंदर सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर बच रहा है, कुछ रन ऑफ से चला गया, कुछ इन्फिल्ट्रेशन पर परकोलेशन सीपेज, इनकी वजह से ज़मीन के नीचे चला गया। बचा कौन-सा पानी? वो पानी बचा जो सॉइल के अंदर जो हमारी मिट्टी है, उसने अपने अंदर होल्ड कर रखी है। तो इसी को हम बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर। इस सॉइल मॉइस्चर का ज़्यादातर जो हमारा भाग होता है, वो भाप बनकर उड़ जाता है और इसी वजह से हम खेती नहीं कर पाते हैं। सबसे ज़्यादा यही लिमिटिंग फैक्टर होता है। अगर हमारा इवापोरेशन नहीं हो, मिट्टी से इवापोरेशन को हम रोक ले जाएँ, तो हमारी मिट्टी में इतना मॉइस्चर हो जाता है, हम आराम से खेती कर सकते हैं। हमारा जो ड्राई फार्मिंग वाला एरिया है, ड्राई फार्मिंग में हम केवल इसी वजह से खेती नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो बरसात होती है,
वो ज्यादातर भाग जो है सॉइल सॉइल मॉइस्चर का वो उड़ जाता है। इसमें रेनफॉल को हटा के बात हो रही है। जैसे मान लेते हैं कि 100 लीटर पानी बरसा, 100 लीटर पानी में से 70 लीटर पानी कहाँ चला गया? 70 लीटर पानी तो बह गया। इसके बाद बचा कितना? बचा 30 लीटर। 30 लीटर में हमारा 20 लीटर जो पानी है वो कहाँ चला गया? इसको सोख लिया। क्या हो गया? इसको सोख लिया। किसने सोख लिया? मिट्टी ने सोख लिया। किसने? मिट्टी ने। तो मिट्टी ने इसको सोख लिया तो जमीन के नीचे चला गया। कहाँ चला गया ये जमीन के नीचे चला गया। बचा हमारे पास कितना? हमारे पास बचा कितना? 10 लीटर। ये 10 लीटर जो है ये मृदा में, ये हमारा जो मृदा है उसके अंदर नमी के रूप में मौजूद रहेगा। और ये जो 10 लीटर है इसका कितना परसेंट भाग जो है वो इवापोरेशन के द्वारा उड़ जाता है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है। अगर ये 10 लीटर पानी रुका रह जाए और इसको केवल पौधे एब्जॉर्ब कर पाए तो हमारी फसल बहुत आराम से ग्रो हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि इवापोरेशन के द्वारा कितना पानी उड़ जाता है। तो कितना पानी उड़ जाता है हम इसकी बात करते हैं तो 60 से 70% पानी उड़ जाता है। यानी कि जो 10 लीटर बचा है, इस 10 लीटर में से 6 से 7 लीटर जो पानी है वो कहाँ चला जाएगा? उसका वाष्पीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जा रहा है। तो जो 100 लीटर बरसात हुई है, इस 100 लीटर में पौधे को कितना है? इसको पौधे को केवल मिला 3 से 4 लीटर पानी। अब इस 3 से 4 लीटर जो वाष्पीकरण के बाद जो 3 से 4 लीटर पौधे के लिए पानी बच रहा है, इसका लगभग-लगभग कितना परसेंट? 99%। इस 3 से 4 लीटर 99% कहाँ चला जाता है? ट्रांसपीरेशन में चला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। फिर बचा कितना? केवल 1%। किसका? 3-4%, 3-4 लीटर का 1%। 3-4 लीटर का 1% समझ रहे हो? बहुत कम पानी बचता है जिसको हमारे पौधे यूज़ कर पाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लो। तो इसीलिए अगर ये जो 60 से 70% इवापोरेशन के द्वारा उड़ जा रहा है, अगर यही पानी उड़ता नहीं तो बहुत ही आसानी से हम खेती कर पाते। अगला है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फार्मिंग सिस्टम। कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फार्मिंग सिस्टम इफ पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन इज ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन द कंडीशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। कह रहा है कि अगर कोई एक ऐसा एरिया है फार्मिंग सिस्टम का जहां पर जो पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन है वो ज्यादा है प्रेसिपिटेशन से, यानी कि प्रेसिपिटेशन जो है ये कम है और जो पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन है ये ज्यादा है, तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इस एरिया को हम बोलते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग। समझते हैं ध्यान से। कह रहा है कि यहाँ पर जो बरसात हो रही है वो कम हो रही है, प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है लेकिन इवापोट्रांसपिरेशन जो है वो ज्यादा हो रहा है। जैसे मान लेते हैं हमारा ये इतना बड़ा सा खेत है। अब इतना बड़ा खेत है, यहाँ पर जो बरसात हुई कितना हुई? मान लेते हैं यहाँ पर बरसात हुई 10 लीटर और पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन कितना हो गया यहाँ से? 11 लीटर। अब आप सोचो कि 1 महीने के अंदर बरसात कितना हुआ? 1 महीने के अंदर केवल 10 लीटर बरसात हुई है और पोटेंशियल इवापोट्रांसफर कितना हो गया है? 11 लीटर का। यानी कि 1 लीटर जो मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर था वहां से भी चला गया। तो अल्टीमेटली हमारा नुकसान ही तो हो रहा है। तो इस तरीके का नुकसान कहाँ पर होता है? केवल ड्राई लैंड फार्मिंग में होता है। इसके अलावा अगर जो ड्राई फार्मिंग भी यहाँ पर होता है, ड्राई फार्मिंग, तो ड्राई फार्मिंग में भी ये ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन यहाँ ड्राई फार्मिंग तो है ही नहीं, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इरिगेटेड फार्मिंग में तो कोई बात ही नहीं है, इरिगेटेड फार्मिंग वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं है, कोस्टल फार्मिंग वाला भी सिस्टम नहीं है। इसके अलावा क्या होता है? हमारा रेन फेड फार्मिंग होता है। रेन फेड फार्मिंग में इसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पर जो पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन होता है, यहाँ पर जो पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन होता है वो कैसा होता है? यहाँ पर पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन हमेशा कम होता है। पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन कम होता है प्रेसिपिटेशन से, यानी कि यहाँ पर जो है बरसात ज्यादा हो रही है। इसको ध्यान से समझ लेना। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी यहाँ पर भी लेस देन लगाया और यहाँ पर भी लेस देन लगाया, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर मैंने उल्टा लिखा, लिखा भी तो है इसे। यहाँ पर कहने का सीधा-सीधा मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बरसात हो रही है वो कैसी हो रही है? इसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है? जैसे मान लेते हैं ये हमारा इतना बड़ा-सा खेत है। यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है? प्रेसिपिटेशन मान लेते हैं यहाँ पर 12 लीटर हो रहा है, तो पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन कितना हो रहा है? केवल 10 लीटर। तो 10 लीटर पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन हो गया, इतना पानी हमारे खेत से बह गया, हम मतलब भाप बन के उड़ गया। बचा कितना? 2 लीटर हमारे पास अभी भी तो बच रहा है और इस 2 लीटर से हम खेती आराम से कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो इसीलिए रेनफेड फार्मिंग में जो पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन होता है वो प्रेसिपिटेशन से कम होता है और जो हमारा ड्राई लैंड फार्मिंग है या ड्राई फार्मिंग है, वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होता है वो पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन से कम होता है, समझ गए?
कि एक जगह एक कम होता है, एक दूसरी जगह दूसरा कम होता है। ये चीज़ आप समझ लेना ध्यान से, देख लेना ध्यान से, समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हिच क्रॉपिंग सिस्टम इज मोस्ट सुटेबल फॉर रेन-फेड फार्मिंग रीजन्स रिसीविंग मोर देन 800 मिलीमीटर रेनफॉल? इसको ध्यान से समझना। कह रहा है कि अगर कोई एक ऐसा एरिया है जहां पर मोर देन 800 मिलीमीटर बरसात हो रही है, तो मोर देन 800 मिलीमीटर अगर बरसात हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसा एरिया जहां पर ड्राई लैंड फार्मिंग हो सकती है, ड्राई लैंड फार्मिंग जहां पर हो सकती है। समझ गए? तो इसमें क्या कह रहा है कि मोस्ट सुटेबल फॉर रेनफेड फार्मिंग रीजन, यहाँ पर कह रहा है कि अगर ये ड्राई लैंड फार्मिंग है या अगर 800 मिलीमीटर से ज्यादा हो रही है तो 1150 मिलीमीटर से भी ज्यादा तो इसके अंतर्गत ही आ जाएगा, मोर देन 1150 मिलीमीटर। तो चाहे ड्राई लैंड फार्मिंग की बात करते हैं और चाहे हम रेन फेड फार्मिंग की बात करते हैं, यहाँ पर 800 से ऊपर तो दोनों आ रहा है यार। सीधा-सीधा समझो कि ड्राई लैंड फार्मिंग जो है, इसके अंदर 750 से लेके 1150 मिलीमीटर तक पानी आता है, इतना बरसात होता है। और इसमें 1100 से 50 से ऊपर वाला आता है। तो अगर हम बात करते हैं 800 से ऊपर, तो 800 से ऊपर तो हमारा 1150 भी है और 1200 भी तो इसी के अंदर ऊपर ही आएगा। तो इसीलिए ये दोनों इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर स्पेशली पूछ रहा है रेनफेड फार्मिंग का, जहाँ पर 800 मिलीमीटर से ज्यादा होता है। हम दोनों मान के चलते हैं, दोनों मान के चलते हैं, तब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सिंगल क्रॉपिंग तो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होता है पानी, हमारे पास लगभग 200 दिन से थोड़ा सा कम होता है ग्रोइंग सीजन, तो हम वहां पर आराम से खेती कर सकते हैं, 2 फसल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं। मिक्स क्रॉपिंग तो हम वहाँ करेंगे जहाँ पर केवल एक ही फसल लगा सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मिक्स क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है? 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ जब हम लगाते हैं तो उसको मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। यहाँ पर है डबल क्रॉपिंग या डबल क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग। यहाँ पर इंटर क्रॉपिंग क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही टाइम पर हम लाइन में लगाते हैं तो इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डबल क्रॉपिंग है ये क्या है? साल भर में कम से कम 2 फसल ले रहे हैं। तो साल भर में हम 2 फसल तो इसमें भी ले सकते हैं, ड्राई लैंड में भी और रेनफेड में भी ले सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है, वो कौन-सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रिले क्रॉपिंग ओनली, ये भी गलत हो गया। कोई ज़रूरी है कि हम रिले क्रॉपिंग लें? हो सकता है हम सीक्वेंशियल क्रॉपिंग भी ले लेते हैं। समझ रहे हो? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रिले क्रॉपिंग लेते हैं। हम सीक्वेंशियल क्रॉपिंग भी तो यहाँ पर कर सकते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया व्हिच इनिशिएटेड एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग इज़ हेडेड बाय। कह रहा है कि जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको कौन हेड करता है? मतलब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन होता है, वो कौन होता है? तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसी को अब क्या कहा जाता है? इसी को नीति आयोग बोला जाता है। क्या कहते हैं इसको? नीति आयोग बोला जाता है। पहले भी इसका प्रधानमंत्री ही चेयरमैन हुआ करता था, इस समय भी इसको प्रधानमंत्री ही चेयर करते हैं। नाम इसका क्या था? पहले प्लानिंग कमीशन था, लेकिन अब इसको बदल दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद से इन्होंने प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग रेंज विथ द करस्पॉन्डिंग फार्मिंग टाइप क्लासिफिकेशन। कह रहा है यहाँ पर तमाम क्लासिफिकेशन का टाइप दिया है। बहुत बार बताया है, यहाँ पर कुछ समझाना नहीं है। हमारा ड्राई फार्मिंग जो हो जाएगा वो लेस देन 750 मिलीमीटर हो जाएगा। ड्राई लैंड फार्मिंग 750 से 1150, रेनफेड फार्मिंग मोर देन 1150। इस तरीके से होगा। जो बी है, बी फर्स्ट पे चला जाएगा। सॉरी, इसमें देखते हैं। हाँ, जो बी है, बी ए देखते हैं पहले। ए थर्ड पे जा रहा है, ए थर्ड पे इस पे जा रहा है, इसमें जा रहा है, ये दोनों गलत हो गया। बी देखते हैं, बी हमारा ये है तो बी फर्स्ट पे जा रहा है, तो बी फर्स्ट पे इसमें जा रहा है, ये वाला गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन यूज फॉर क्लासिफाइंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन। कह रहा है कि जब भारत को एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा जाता है, तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया यूज में नहीं लिया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला तो है रेनफॉल एंड टेम्परेचर। रेनफॉल और टेम्परेचर तो लेते ही हैं कि वहाँ जिस एरिया को हम ले रहे हैं वहाँ पर बरसात कितनी होती है, वहाँ पर रेनफॉल कितना होता है, इसको तो हम लेते हैं। टेम्परेचर कितना है, इसको भी लेते हैं। सॉइल भी लेते हैं, टोपोग्राफी भी लेते हैं, वाटर रिसोर्स भी लेते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम भी लेते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें हमारी एग्रीकल्चर से जुड़ी हैं। तो इसलिए एग्रो क्लाइमेटिक जब हम प्लानिंग करते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड करते हैं भारत को, तो ये सभी मापदंड का हम उपयोग करते हैं। ये सभी मानदंड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्राइटेरियन बोलते हैं। बचा हमारा क्या? जो पॉलिटिकल बाउंड्री है। पॉलिटिकल बाउंड्री हम कोई एमएलए और एमपी का चुनाव तो इसमें करा नहीं रहे हैं।
तो एमएलए एमपी का चुनाव हो नहीं रहा, तो पॉलिटिकल बाउंड्री यहाँ पर होगा नहीं। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। कह रहा है कि मल्चेस जो होता है और इसके अलावा जो एंटी ट्रांसपेरेंट होता है, ये यूज किए जाते हैं इवापोट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। जब हम मल्चिंग करते हैं तो मल्चिंग क्या होती है? मल्चिंग एक तरीके की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मिट्टी जो हमारी है, जिसमें हमारा जो खेत है, उसको चाहे हम किसी ऑर्गेनिक वेस्ट से या फिर हम किसी पॉलीथीन से ढक देते हैं, उसको हम मल्चिंग बोलते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट जो होता है, ये ट्रांसपिरेशन को रोकता है। तो कुल मिला के चाहे इवापोरेशन हो रहा हो और चाहे ट्रांसपिरेशन हो रहा हो, इवापोरेशन हो रहा है तो उसको हम मल्चिंग से रोक देंगे, मल्चिंग करके इवापोरेशन रोक देते हैं। और इसके अलावा ट्रांसपिरेशन को कैसे रोक देते हैं? एंटी ट्रांसपेरेंट से रोक देते हैं। तो ये बात हमारी सही हो जाएगी। अगला है इवापोट्रांसपिरेशन इंक्लूड इवापोरेशन फ्रॉम सॉइल। इवापोरेशन जो होता है वो सॉइल सरफेस से होता है, और ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है? प्लांट सरफेस से होता है। और इसी इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन को जोड़ देते हैं तो इवापोट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये बात भी हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो दोनों सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट। और दोनों स्टेटमेंट किसमें सही हो रहा है? हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, इसके अंदर हमारा दोनों स्टेटमेंट सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? अगला है, what is the total number of agroclimatic zone in India according to NARP/ICAR? बहुत बार बताया है इस लेक्चर में, यही बार बार बताते आ रहा हूँ। ये हमारा क्या है? NARP जो है, इसने और ICR ने मिलकर, जो कि ICR के अंतर्गत ही आता है ये, इसने एग्रोक्लाइमेटिक जोन में भारत को बांटा है। पूछा रहा है कि कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन में बांटा है, तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये हमारा कितना हो जाएगा? 127 हो जाएगा। ये जो है 20 किसने बांटा है? 20 में बांटा गया है। 20 में बांटा है हमारा जो सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग है, उसने बांटा है इसको। और इसके अलावा 15 में किसने बांटा है? प्लानिंग कमीशन ने बांटा है। 131 तो ये पुराना हुआ करता था। इसके अलावा 8 में किसने बांटा है? एग्रो इकोलॉजिकल जोन में 8 में बांटा है आईसीआर ने। समझ गए? इस चीज को मैं बार बार बताते आ रहा हूँ, तो आई होप आपको ये तो इतनी चीज पता चल ही गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा 20वां और अंतिम क्वेश्चन क्या है। कुछ एग्रोक्लाइमेटिक जोन टिपिकली इंक्लूड इन गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये हमारा पहले क्वेश्चन का रिपीटिशन हो गया है। ये हमारा क्या हो जाएगा? द ट्रांस गैंगटिक प्लेन जोन। ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक लाइक करिए। आपके जो सुझाव हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जरूर करिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा जो अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स है, इसको खरीदने के लिए, इसको परचेज करने के लिए हमसे व्हाट्सएप से संपर्क जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।